नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं पहले वो 4 कहानियां जिस पर आज आपने अपनी पसंद वोट करके हमको बताई है। पहली कहानी पेपर लीक को लेकर ही है। देश में पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं। कब तक ये सिस्टम ठीक होगा और दोषियों को सजा कब मिल पाएगी, क्या स्टेटस है? इस खबर में 20% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। अगली खबर यही होगी। सेकेंड स्टोरी जो आज की होगी वो विपक्ष का प्रोटेस्ट मार्च होने वाला है। बड़ी बैठक चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पे जहरीली जंग क्यों मची हुई है, इस खबर को आगे विस्तार से देखते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आज ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए वो ये कि जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में सड़क पर संग्राम है। बीजेपी के सहयोगी एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कोई उलझन है या वो खुलकर सरकार के साथ बने हुए हैं? इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। आगे इस पर भी बात करते हैं। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक गारंटी दी है, लेकिन सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने उसको नकार दिया है। क्यों ये नौबत बनी है, इस खबर को देखने में 31% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है। और यही चक्रव्यूह में आपकी पसंद के मुताबिक हमारी आज की कवर स्टोरी है। ऐलान जंग। देश की संसद और देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सिर्फ संसद का गतिरोध है या ये सियासत का नया ऐलान जंग है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या ये एक घोषित राजनीतिक युद्ध इस वक्त छिड़ गया है? पहले सीजेपी और विपक्ष ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर संसद में चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि पहले चर्चा कर लीजिए। इस्तीफे पर सरकार अभी भी मौन है। तो दोनों पक्षों से कहते हुए दिखना भी चाह रहे हैं कि वो तो संसद का गतिरोध व्यवधान खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वैसे हालात बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष के हाथ में चर्चा की शर्त है तो विपक्ष के हाथ में इस्तीफे की दीवार है। नतीजा, आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी शोर शराबे में डूब गया। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, आज भी कार्रवाई शुरू हुई, स्थगित हुई, फिर शुरू हुई, फिर स्थगित हुई, फिर शुरू हुई और आखिर में पूरे दिन के लिए बगैर किसी कामकाज के स्थगित कर दी गई। न सरकार एक कदम अपने बयान से पीछे हट रही है, न विपक्षी अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार है। आज की सबसे बड़ी बात यह रही कि आज का संसद का सत्र शुरू होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नीट पेपर लीक विवाद पर सीधे जनता से बातचीत की और सार्वजनिक रूप से अपने मन की बात रखी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के हवाले से खबर आई थी कि मंगलवार को पीएम मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक को घोर पाप करार दिया था। आज खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट एक्स पर लिखा, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यानी पीएम मोदी लिख रहे हैं कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ये पीएम ने खुद अश्योर किया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, पीएम भरोसा दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री का संदेश बहुत साफ है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम के एक्स पोस्ट का तुरंत काउंटर फायर किया। अगर युवाओं का भविष्य इतना ही महत्वपूर्ण था तो फिर शिक्षा व्यवस्था को इस हालत तक पहुंचने किसने दिया? राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और दो टूक कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। इतने ही नहीं, राहुल ने स्टूडेंट्स की तरफ से पीएम मोदी से 3 मांगे अपनी रिपीट की। पहला वही, धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाए। दूसरा, छात्रों से वो माफी मांगे और तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। सोशल साइट पर शुरू हुई इस पॉलिटिकल फाइट में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी एंट्री मार दी। प्रधानमंत्री की एक्स वाली जो पहली लाइन थी, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, उसमें से नथिंग शब्द को उन्होंने उठाया और ये उन्होंने पोस्ट किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर लगाई और साथ में लिख दिया, हाय माय नेम इज नथिंग। सोशल मीडिया की दुनिया में दीपके का ये व्यंग भरा पोस्ट आज खूब ट्रेंड किया। लाइक्स और रिपोस्ट भी उनको खूब मिले। व्यंग
अपनी जगह दोस्त, लेकिन समाधान व्यंग से नहीं बातचीत से निकलता है। सोशल मीडिया पर माय नेम इज नथिंग लिख देना बहुत आसान है, मुश्किल है तो इस नथिंग को समथिंग में बदलना। क्या ये तीनों पक्ष नथिंग को समथिंग में बदलते दिखाई दे रहे हैं? सुनिए, अभिजीत दिपके ने इस ऐलान जंग पर पाकिस्तान का भी आज एंगल उछाला और सरकार को पाकिस्तान का एंगल उछालने के लिए इस बार उन्होंने निशाने पर लिया। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं, ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर में वहां गया था, वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे। अरे क्या लगा रखा है ये? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। जंग का ऐलान मैदान में भले ही होता है, लेकिन उसका खात्मा हमेशा बातचीत के टेबल पर होता है। लेकिन बातचीत को लेकर अभी जैसी तनातनी बनी हुई है, उसे देखते हुए सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत की राह आसान होती नहीं दिखती है। सरकार ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बातचीत की जिम्मेदारी सौंप दी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा गया। लेकिन सीजेपी तो पहले ही कह चुकी है कि वो बातचीत तो कर लेगी, लेकिन सरकार के तय के स्थान पर नहीं। सीजेपी ने साफ कहा कि वो नड्डा के आवास पर बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। वहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं। श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मरतबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है। अगर जितेंद्र जी ने बोला कि कहीं भी बात हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिल लेंगे। कांटेक्ट किया गया आपको? अभी तक तो नहीं आया है कुछ मैसेज। अब सवाल यह है कि अगर सरकार बात करना ही चाह रही है, तो फिर न्यूट्रल या जंतर मंतर पर जाकर बात करने में दिक्कत क्या है? और अगर ऐसा होता है, हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है कि सरकार चलकर स्टूडेंट्स की लोकेशन पर पहुंचे, तो आपको मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। मुझे खुद को ये याद पड़ता है कि पहले की सरकारों ने भी आंदोलन कर रहे लोगों के पास जाकर बातचीत की है। साल 2011 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल बिल लाने के लिए, उस दौरान भी उस समय की यूपीए सरकार में मंत्री रहे विलासराव देशमुख, जो अब स्वर्गीय हैं, हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय विलासराव देशमुख को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई थी। वो खुद अन्ना हजारे के मंच पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत की थी और गतिरोध को खत्म करने की उस दौरान कोशिश भी की थी। इससे पहले एक और बात आपको याद दिलाऊं, 1984 में जब सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्या लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग पर अनशन पर बैठे थे, तब तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, जी हां, प्रधानमंत्री खुद इंदिरा गांधी उनसे बातचीत करने के लिए लद्दाख पहुंच गई थी और उनके अनशन को तोड़वाया था। तो जब अनशन स्थल पर सरकारें जाती रही हैं, आंदोलनकारियों से बातचीत करती रही हैं, तो फिर आज क्या बदल गया? आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बातचीत के लिए एक न्यूट्रल जगह पर जाने से परहेज क्यों है? अब देखना यह कि इस बार भी बातचीत रास्ता बनाएगी या फिर रास्ते की बहस में ही बातचीत अटक कर रह जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं, अपेक्षाएं पूरी की जा सके। मैं अब से वो सवाल में उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं, ठीक है? आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना? आपने पूछा है?
आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोलमोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। अब अन्ना हजारे की मुझे आपसे बात की तो मुझे याद आया, आपको बताऊं कि आज महाराष्ट्र के शिरडी में अन्ना हजारे ने एक बार फिर मौन रखा इन्हीं छात्रों के लिए जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अन्ना हजारे का मौन व्रत था, लेकिन उनकी खामोशी ज्यादा देर तक उनके जज्बातों को रोक नहीं सकी। मौन आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे फकफक कर आज रो पड़े। ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के जरिए काम लेना चाहिए। आप लोग गलत रास्ते से गए तो गलत हो जाएगा। तो क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। अगर वो मैंने क्या ना कि जनता मालिक है, मंत्री संतरी सब सेवक है। आज संसद भले ही ठप रही, लेकिन संसद के बाहर सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाते रहे, एक दूसरे के सामने नारेबाजी करते रहे, ये बताने की कोशिश करते रहे कि छात्रों की सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों पर है। कुल मिलाकर दोनों पक्ष ये साबित करते रहे दिन भर आज कि उनको छात्रों की ज्यादा चिंता है। विपक्ष कह रहा है कि पहले जिम्मेदारी तय हो, मंत्री का इस्तीफा हो। सरकार कह रही है कि पहले चर्चा हो जाए। इस्तीफे के बारे में सरकार कुछ नहीं कह रही है। विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो, लेकिन सरकार कह रही है कि पहले सदन में चर्चा तो हो, बहस तो हो। इसी खींचतान में संसद के मानसून सत्र में सिर्फ नेताओं के जुबानी बादल ही इस वक्त गरज रहे हैं। इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। सब तो आपकी वजह से हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। अपोजिशन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? डिबेट क्या डिबेट कराएंगे आप? आपको जो गलती आपसे हुई है उसका तो इकरार करिए। आप इकरार ही नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ब्रूट मेजॉरिटी, हम सबको दबा देंगे। आप नहीं दबा पाएंगे। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको। इस्तीफा होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर डेडलॉक बना हुआ है। आगे बढ़ते इसी कहानी के एक और पहलू पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों के गुस्से पर शांति और इंसाफ का लेप लगाने की कोशिश की। सरकार के मंत्री लगातार एक्शन में हैं, लेकिन सरकार में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों के रुख को देखकर तो लगता है कि वो अभी तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं। तभी तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि छात्रों पर जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया पुलिस ने, वो उसको कैसे देखते हैं? तो जवाब में कोई कहता है कि हमने तो देखा ही नहीं, तो कई हैं जिनकी जुबान से विपक्ष की आलोचना निकलती है और राहुल गांधी से सवाल। हमने तो देखा ही नहीं। तो सुना आपने कि जिन दलों के समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है वो छात्रों की नाराजगी तो मोल लेना ही नहीं चाहते। इसीलिए सवाल चाहे जो भी हो, उनकी जुबान पर जवाब में विपक्ष से सवाल ही निकलता है, या फिर जवाब निकलता नहीं है और अनमने ढंग से निकलता है तो ऐसे मानो जंतर मंतर पर क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सरकार और सड़क के बीच फंसे बीजेपी के सहयोगी दलों में ऐसे भी नेता हैं जो संसद भवन से 2 किलोमीटर के दायरे में हो रहे छात्रों के प्रोटेस्ट को न देख पा रहे हैं, न उनके आक्रोश की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए आप बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता और मोदी सरकार में मंत्री रामनाथ ठाकुर के इस बयान को सुनिए। तो जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो ठीक नहीं था। आप लोग भी इस बात से सहमत है कि वो बच्चे हैं, इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है इस पर क्या सादगी और मासूमियत है रामनाथ ठाकुर साहब की। उनको नौजवानों की वो चीख नहीं सुनाई पड़ रही जो लाठियां बरसने से निकली हैं। ठाकुर साहब को उस थप्पड़ की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही जो एक पुलिस अधिकारी संदीप लांबा ने एक लड़की को मारा था। उन्हें वो नुकीली कील वाली लाठियां बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही जिन्होंने कई घरों के चिरागों की पीठ लहूलुहान कर दी, सर फोड़ दिए। और तब नहीं दिखाई दे रही थी जबकि बीडी मार्ग स्थित उनके सरकारी निवास 301 स्वर्ण जयंती सदन से जंतर मंतर 2 किलोमीटर के दायरे में है। और कमाल देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में माननीय मंत्री जी मोबाइल पर भी ऐसे वीडियो नहीं देखते जो रील और शॉर्ट्स के रूप में आजकल वायरल है। भारत सरकार ने 13 लोग भी जेल में और उसकी जांच
चल रही है, कार्रवाई हुई है, अब इससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है? और जो लोग नहीं जानते हैं उनको रामनाथ ठाकुर जी के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। रामनाथ ठाकुर साहब उस राजनीतिक विरासत के प्रतीक हैं जिसमें संघर्ष है, त्याग है, साहस है और मानवीय सोच है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों के हक के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहने वाले और बड़े समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब के पुत्र हैं। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर के जिनको भारत रत्न से अभी बिहार चुनाव के पहले सरकार ने नवाजा था। कर्पूरी ठाकुर उसूलों के लिए बड़ी से बड़ी ताकतों से टकराना चाहते थे। रामनाथ ठाकुर उससे कतराना जानते हैं। एक सच्ची घटना याद आ रही है। 1985 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो कर्पूरी ठाकुर के सामने पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट लाई गई। कर्पूरी ठाकुर ने उसमें अपना नाम भी देखा और अपने बेटे इन्हीं रामनाथ ठाकुर साहब का नाम भी देखा। उन्होंने अपनी पार्टी से साफ कह दिया कि या तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा लड़ेगा, यानी परिवार से एक ही व्यक्ति। आखिर में रामनाथ ठाकुर साहब का टिकट काटा और खुद कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़े। लेकिन नौजवानों के सवाल से कतराकर निकल जाने का मामला जेडीयू का ही नहीं बल्कि एनडीए की दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था उससे निकली आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले जो मानते हैं कि लाठी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये बात छात्रों को भी सोचना चाहिए। स्टूडेंट ने भी मतलब अपना थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता थी, लेकिन वो मतलब बैरिकेड तोड़कर आगे भाग कर आने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन बच्चों पर लाठीचार्ज होना ठीक नहीं है, मतलब लेकिन बच्चों ने भी थोड़ा सा आंदोलन जब करते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, हम भी आंदोलन करते थे और हमें मालूम है कि एक लिमिट के बाहर अगर हम जाते हैं तो पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी बीच बीजेपी से निकलकर तमिलनाडु में अपनी अलग राजनीति शुरू करने वाले युवा नेता के अन्नामलाई ने भी छात्र आंदोलन का जो जंतर मंतर पर चल रहा है उसका समर्थन किया है। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में अन्नामलाई ने सवाल उठाया कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन को चरम तक पहुंचने क्यों दिया, छात्रों से बातचीत करने में इतनी देरी क्यों की। वहीं आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में नीट यूजी के पेपर 3 बार लीक हुए लेकिन सिस्टम में कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। वहीं विरोध प्रदर्शन का समर्थन यह कहकर किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्रों का मौलिक अधिकार है और छात्रों को लगे हाथ ये सलाह भी दी कि राजनीतिक या निजी स्वार्थों वाले तत्व आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए छात्र अपने मूल मुद्दे से ना भटके। अन्नामलाई एक वक्त तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, फायरी भाषणों और तेवरों के लिए जाने जाते हैं, आईपीएस अधिकारी थे। इन्हीं युवाओं से बीच के निकल कर आए हैं। जब पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ हाथ मिलाया था तो अन्नामलाई इससे असहमत हो गए थे। वो असहमति इतनी बड़ी बाद में कि चुनाव खत्म होते होते अन्नामलाई ने बीजेपी से किनारा कर लिया। लेकिन खास बात ये रही, ये बहुत खास है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से पहले वो दिल्ली आए और पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी सौहार्दपूर्ण मुलाकातें भी हुई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। 2 जून को उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। 4 मई को चुनाव नतीजे आए और 5 मई को उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अपना नया संगठन बना लिया। दूसरी तरफ उस चुनाव तक टीएमसी की राज्यसभा सांसद रही सुष्मिता देव, जो कि बहुत खास थी ममता बनर्जी की, वो भी अब पाला बदल चुकी हैं, बीजेपी में आ गई हैं। अब जब वो बीजेपी की सांसद हैं, मात्र 2 महीने पुरानी, तो छात्रों के इस प्रोटेस्ट में जिन छात्रों को वो बड़ा बताती थी, अब वो बीजेपी की भाषा में राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। I feel that Mr. Gandhi should actually, on the floor of the House, tell us what is his vision on education, which cannot come on the record unless you debate it. Why are you not debating it? You are not an activist, you are leader of the opposition. So there needs to be some growing up, on that account. और इतना ही नहीं, जो लोग बीजेपी के सांसद हैं वो इन छात्र के प्रोटेस्ट पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको आज जरूर सुनना चाहिए। जो भी अपराधी 13 पकड़े गए हैं उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
छात्र आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। जिन छात्रों से सरकार बातचीत करना चाह रही है, नीट पेपर को नीट अखबार कह रहे हैं माननीय सांसद रवि किशन जी। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। आपको याद होगा 1993 में फिल्म आई थी दामिनी, उसका ये डायलॉग आज भी बहुत ही रेलेवेंट बना हुआ है। कोर्ट में जजों की भारी कमी है, लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या और बार बार तारीख मांगने की वजह से लाखों मुकदमे भारतीय अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये हालात अभी सभी कोर्ट की है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी शामिल हैं। ऐसे में आज जब पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया, तो सवाल है कि जिस मामले पर देश भर में उबाल है, उसमें फैसला आखिर आएगा कब, सजा कब होगी और पेपर लीक ना होने की कितनी गारंटी होगी। तो फास्ट ट्रैक आज के दिन का कीवर्ड आप इसको कह सकते हैं। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद बढ़ते बवाल को थामने के लिए आज सुबह पीएम मोदी ने बहुत बड़ा फैसला किया था। पीएम मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कानून मंत्रालय ने आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। नीट पेपर लीक के आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। सुनिए पीएम मोदी के इस फैसले की कैसे बीजेपी अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम एक फैक्ट चेक भी करेंगे। नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है। सरकार नौजवानों और युवकों के भविष्य के लिए समर्पित है। संसद में राहुल गांधी बहस नहीं करना चाहते। सोचिए अगर ये युवाओं के सही में उनके पैरोकार होते तो उनकी समस्याओं को लेकर के सिर्फ तख्ती नहीं दिखाते बल्कि चर्चा को तैयार होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की आज घोषणा भी की है। जल्द से जल्द दोषियों को दंड दिया जा सके और युवाओं को न्याय मिले, ये युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले पर कैसे अब सियासत हो रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैक्ट चेक क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। लेकिन पहले बात धर्मेंद्र प्रधान उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल की ही करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 में देश के शिक्षा मंत्री बने थे और उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद पेपर लीक के जो मामले सामने आए और गिरफ्तारियां हुई, आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये फैक्ट है, फैक्ट चेक है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सबसे पहले साल 2021 में सितंबर में आयोजित हुई जेईई मेंस परीक्षा विवादों में आई थी। आरोप थे कि एक प्राइवेट एजुकेशन कंपनी ने कुछ छात्रों के लिए परीक्षा सिस्टम को हैक कर लिया। सीबीआई ने करीब 24 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जिसमें ज्यादातर आरोपियों का ट्रायल चल रहा है या फिर अब वो बेल पर बाहर आ चुके हैं। उसके बाद नीट यूजी 2021 में भी डमी कैंडिडेट्स का मामला सामने आया था। जांच में दिल्ली और रांची के परीक्षा केंद्रों से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ और इस मामले में 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सजा नहीं हुई। यूजीसी नेट 2024 के डार्क नेट पर पेपर लीक की शिकायत के बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी। इस मामले में 2024 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई, जिसमें कोई संगठित साजिश नहीं पाई गई। नीट यूजी 2024 एग्जाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और लीक होने के आरोप लगे। इस मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई, लेकिन सजा नहीं मिली। इसके अलावा सीयूईटी 2022 और 2025, जेईई और दूसरे एनटीए परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियां, बायोमेट्रिक्स फेलियर और अनियमितताओं के आरोप भी लगातार लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 70 से ज्यादा बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में यह साफ कर दिया था कि पेपर लीक का एक भी सबूत नहीं मिला है। यह 2024 की बाइट। सरकार को ना तो सबूत मिले थे, ना आरोपियों को सजा मिली है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर साल पेपर लीक होते हैं और यही सवाल अब देश का युवा सरकार से पूछ रहा है, तो उन्हें लाठियां खाने को मिल रही हैं। सरकार से सवाल पूछने से याद आया कि खुद धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक पारी भी पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन से हुई थी।
1997 की तस्वीर है। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। तब ओडिशा में कथित परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। भुवनेश्वर में हुए इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठियां चलाई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी घायल हुए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान से बेहतर कौन जान सकता है कि पेपर लीक से छात्रों को कितना नुकसान होता है और ये प्रोटेस्ट करना छात्रों के लिए आज की तारीख में क्यों जरूरी है अपने बेहतर भविष्य के लिए। पीएम मोदी ने आज जब पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया तो यह सवाल उठ रहा है कि जब अभी तक सरकार को सबूत नहीं मिलते हैं, किसी आरोपी को सजा नहीं हुई है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक उसके बाद रुक जाएंगे या पेपर लीक करने वाले सजा के डर से पेपर लीक करना बंद कर देंगे। ज्यादातर मामलों में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, साजिश की जमानती धाराएं लगाई जाती थी। डिफॉल्ट जमानत सीआरपीसी बीएनएस धारा 167(2) का प्रावधान है। अगर 60 या 90 दिनों में चार्जशीट ना दाखिल हो तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। जांच एजेंसियां अक्सर सबूत जुटाने में देरी करती हैं या नहीं कर पाती हैं सबूत इकट्ठे, तो आरोपी रिहा हो जाते हैं। ट्रायल में सालों साल लगते हैं और लंबी हिरासत के आधार पर उनको जमानत भी मिल जाती है। कोर्ट में गवाह मुकर जाते हैं या जांच एजेंसियों के सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज की कमी तो है ही, डिजिटल सबूत आसानी से इनक्रिप्ट हो जाते हैं। जो ये प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। सबसे पहले एसआईटी गठित कर देते हैं या सीबीआई गठित कर देते हैं। उनका ट्रायल इतना लंबा हो जाता है कि उनको बेल आसानी से मिल जाती है। तो पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उम्मीद है कि मामले की सुनवाई जल्द होगी और कारगर तरीके से होगी। आरोपियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया इसलिए जाता है। अब सुनने में ये जितना अच्छा लगता है उतना है भी कि नहीं, उसके लिए ये आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। देश भर की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगभग 14 से 15 लाख केस आज भी पेंडिंग है। 14वें वित्त आयोग ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक करीब 879 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही फंक्शनल हुए। इनके अलावा 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी अभी कार्यरत हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो कोर्ट भी शामिल हैं। इन कोर्ट में जल्द सुनवाई होने के बाद भी सुनवाई महीनों या सालों तक चली है। न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है अपनी अदालतों की। कई राज्यों में पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सॉल्यूशन निकलेगा, यह अब आपको तय करना है। अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की ओर। आपको लिए चलूंगा सीधे। इस वक्त विपक्ष का एक मोर्चा निकल रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने घर पे विपक्ष के तमाम नेताओं को इकट्ठा किया। उनके घर वो पहुंचे और इस वक्त विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी के घर से निकलकर अब जा रहे हैं राजघाट की ओर। नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे ने ही ऐसी आग पकड़ी है कि संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। संसद में तो कामकाज नहीं हो रहा, हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज उसी नीट यूजी के सवाल पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों और नेताओं को अपने घर बुलाया था। वहां ये सभी नेता इकट्ठा हुए और अब ये सब लोग इकट्ठा होकर 30 जनवरी मार्ग पर स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आई इस वक्त की, विपक्षी सांसदों के मार्च को अब पुलिस ने रोक दिया है। राहुल गांधी के घर से बसों में बैठकर तमाम सांसद निकले थे, जिनकी संख्या करीब 100 के आसपास बताई गई है। अब इन सांसदों को गांधी स्मृति जाने से रोक दिया गया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें रोक रही है। राहुल ने यह भी कहा कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने बस को रोका है। आप सुनिए राहुल गांधी की क्या शिकायत है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए वो शायद अब खोल रहे हैं। अब आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी रंजीता झा के पास, जो इस विपक्ष के मोर्चे को कवर कर रही हैं। रंजीता, क्या स्टेटस है इस वक्त? कहां पे रुके हुए हैं ये लोग? क्या सड़क पर बैठ गए या वापस लौट गए? सुमित, देखिए
देखिए मैं अभी अपनी गाड़ी में हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि एक बार आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं। ये है सुनहरी बाग रोड, जहां राहुल गांधी का आवास है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आवास है और कुछ नजदीक जो है किरण रिजिजू का भी घर है। लगभग हम किरण रिजिजू के घर के पास से गुजर रहे हैं और बैरिकेटिंग जो है वो 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई थी। अब जो खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान अभी हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने बताया कि हम पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, उसके बाद हम 30 जनवरी मार्ग जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से 2 बसों में तमाम सांसद बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि सपा के एक वरिष्ठ नेता है, उनके निधन की वजह से वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी की तरफ से दूसरे एक सांसद भले जरूर सपा की तरफ से आए हैं, तो दूसरे भी सांसद यहाँ है। अब बताया जा रहा है कि सेकेंड लेयर जो बैरिकेटिंग है उसको भी हटा दिया गया है। बसें जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि 30 जनवरी मार्ग तक वो पहुंचे और ये भी एक सांकेतिक तौर पर कि इंडिया अलायंस जो आपको तस्वीरों में संसद के अंदर एकजुट दिखता है, वो संसद के बाहर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट है। और छात्रों का जो ये आंदोलन, एक जहां जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भी मोर्चा संभाले हुए है। और जब ये सांसद गाड़ियों में बैठ रहे थे सुमित, उनके हाथों में तख्तियां थी, अलग अलग जो उनके दावे हैं या जो मांग वो कर रहे हैं, उन मांगों को उसमें लिखा गया था। जो इसमें सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही गई है, बच्चों पर जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी जांच की बात कही गई है और प्रधानमंत्री से अपॉलॉजी की बात कही जा रही है, जो राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं। रंजीता, विपक्ष के तमाम नेता इसमें मौजूद हैं, तमाम सांसद इकट्ठा किए गए। क्या दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई थी? क्योंकि हमने 3 दिन पहले देखा राहुल गांधी बगैर परमिशन के जाके प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए थे। आज क्या दिल्ली पुलिस को बताया गया था विपक्ष के नेता की तरफ से कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ प्रोटेस्ट है? क्योंकि जानकारी ये भी कि शायद कैंडल लाइट मार्च निकालना चाहता है विपक्ष। परमिशन ली गई थी क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए जब पॉलिटिकली जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो एक प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टियों को ये लग रहा था कि इस तरह के ही प्रदर्शन के बाद सरकार जो है वो हरकत में आएगी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे और चर्चा की बात और तमाम जो मांगे थी उसको सुना गया राहुल गांधी के जरिए। लेकिन आज भी जो कार्यक्रम रखा गया, ये सीधे तौर पर सांसदों को नहीं बताया गया। उनको कहा गया कि LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के घर पर एक बैठक है, वहां आपको आना है। उसके बाद इंडिया अलायंस के सांसदों को भी मैसेज दिया गया। पहले कहा जा रहा था कि सब राजघाट जाएंगे, उसके बाद वो वेन्यू बदला, फिर कहा गया इंडिया गेट जाएंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर ये माने कि परमिशन नहीं थी और यही वजह है कि जो कैंडल मार्च की बात कही जा रही थी कि पैदल जाएंगे, क्योंकि इस पूरे सड़क को, जो सुनहरी बाग सड़क है, इसको दोनों तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया था। बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं पुलिस यहाँ तैनात थी, बैरिकेटिंग की गई थी, बसें लाई गई थी, कांग्रेस की तरफ से बसें आई तो पुलिस जो दस्ते हैं उनकी तरफ से भी बसें आई थी। और कहीं न कहीं जब 1 घंटे तक ये पूरा क्योस का माहौल बना रहा इस पूरी सड़क पर, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि सांसद अंदर बैठक कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, और उसके बाद ये निर्णय किया गया कि वो बसों में बैठकर 30 जनवरी मार्ग तक जाएंगे और वहां जाकर गांधी स्मृति में वहां प्रार्थना सभा या जो भी कैंडल मार्च करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जो बच्चे नीट परीक्षा के बाद जो पेपर लीक हुए, उसके बाद जो आत्महत्याएं की है जो बच्चे, उनकी शांति के लिए हम ये मार्च करना चाह रहे थे। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल पाई है सुमित की बैरिकेटिंग इस रास्ते से हटाई गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि बसें जो है वो 30 जनवरी मार्ग तक जाए और वहां गांधी स्मृति तक ये सांसद पहुंच। रंजीता, आप रहिए मेरे साथ। राहुल गांधी ने इस बीच में एक ट्वीट भी किया, विपक्ष के नेता ने। वो ट्वीट भी आपको यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता हूं मैं। राहुल गांधी इस ट्वीट में क्या लिखते हैं, ये देखिए। राहुल गांधी का ट्वीट है, राइट नाउ MPs and leaders of the India Alliance are peacefully heading to Gandhi Smriti on 30 January marg. We got to remember that as students we lost, the children driven to take their own lives after the NEET paper leak, and we got to stand with the students who lie injured today, beaten for peacefully demanding justice and accountability. India's students are not alone. The entire opposition stands with them and their demand. वही चीज़ हिंदी में, जिन छात्रों ने आत्महत्या की पेपर लीक के बाद, उनकी स्मृति में, और जो छात्र घायल हुए 20 जुलाई की पुलिस हिंसा में, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अपना विपक्ष जो है एक साथ खड़ा है। इसी बात को लेकर भारत के छात्र अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। यानी राहुल गांधी ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस वक्त विपक्ष जो है
जो सरकार के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोला हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देश भर में ऐसे तमाम विजुअल देखे, उन सब के साथ विपक्ष की भी अब आम सहमति बन गई है। मेरे साथ रंजीता बनी हुई हैं। ये एएनआई पर कोई रिएक्शंस भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर हम सुनाते रहें तो अच्छा होगा। कांग्रेस के नेता प्रणब झा मुझे दिखाई दिए, लेकिन हम आगे चलेंगे, रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, अब जो ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं जो अब टूट गई है, क्या वो लोग भी मौजूद थे, जैसे महुआ, जैसे स्वागत राय, आज की इस राहुल गांधी की बैठक में? बिल्कुल सुमित, महुआ मोइत्रा यहाँ आई हुई थी, इसके अलावा कल्याण बनर्जी यहाँ मौजूद थे, जेएमएम से महुआ माझी जो है वो मौजूद थी, आईयूएमएल के सांसद यहाँ थे। तकरीबन हम कह सकते हैं कि कमोवेश हर इंडिया अलायंस के जो पार्टियां हैं उसके सांसद इस बस में नजर आएंगे आपको, और लगभग जो सुनहरी बाग रोड है वो क्रॉस कर लिया है इस बस ने, जिस बस में एमपीज बैठे हुए हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग हटा दी गई है। लेकिन जो पुलिस की जो पूरी टीम है वो लगातार आपको दिखेगी, क्योंकि ये गृह मंत्री का आवास है, अमित शाह जी के आवास का जिक्र मैं कर रही थी, और इसी वजह से यहाँ सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई। ये भी क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि क्या पैदल मार्च के दौरान इस सड़क पर भी किसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी और तमाम चीजें करते हुए दिखे, तो उसको देखते हुए एहतियातन पूरी बैरिकेडिंग की गई थी। जी रंजीता, अब इससे याद आया, ये बताइए विपक्ष की इस बैठक में क्या कांग्रेस पार्टी के सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग थे, या इसमें डीएमके थी जो अब इंडिया अलायंस से निकल चुकी है, क्या इसमें आम आदमी पार्टी थी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, क्या ये दो बड़ी, और बीजेडी, क्या वो थी क्या राहुल गांधी के इस बैठक में? उनको बुलाया गया था? सुमित, देखिए आज जो संसद में भी स्पीकर से जब विपक्षी पार्टियों के सांसद मिले थे, राहुल गांधी भी उसमें थे, वहां भी ये खबर निकल कर आई थी कि बीजेडी, आम आदमी पार्टी और डीएमके विपक्षी सांसदों के साथ उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक लाइन जो डीएमके ने तय की है, जो पहले भी उन्होंने कहा था कि जहां कांग्रेस दिखेगी वहां डीएमके नहीं दिखेगी, इस रणनीति पर डीएमके अभी भी चल रही है। इस पूरे मामले में डीएमके कांग्रेस से या इंडिया अलायंस से दूरी बनाई हुई दिख रही है। बीजेडी जो है वो कमोवेश हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी है एनडीए उसके साथ दिखती है, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अभी 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री के आवास के पास इंडिया अलायंस की या कांग्रेस की जो बड़ा धरना किया गया था उसमें जिस तरह से अपना रुख दिखाया, उससे ये उम्मीद की जा सकती थी कि आम आदमी पार्टी इस बैठक का हिस्सा नहीं होगी। रंजीता, मैं लौटता हूं आपके पास। जो अलायंस पार्टियां वहां पहुंची है राहुल गांधी के इस प्रोटेस्ट में, उनमें से आरजेडी के सांसद संजय यादव क्या बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, जीरो कन्विक्शन, किसी पे कोई जवाबदेही नहीं है, पूरे परीक्षा प्रणाली में कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। ये सवाल धर्मेंद्र और नरेंद्र का नहीं, देश के युवाओं और छात्रों का है। इस बीच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लाइव कवरेज आप देखते रहेंगे क्या खबरें आती है। लेकिन एक और आपको बात बताऊं, आज तमाम बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी खुलकर अब सामने आई हैं और वो भी इस बारे में बाकायदा पोस्ट कर रही हैं। करीना कपूर का पोस्ट आया है, मैंने इस बारे में कुछ दिनों तक सोचा, मैंने इस बारे में कुछ देखा, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकती। अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे युवाओं की आवाज़ को इग्नोर करना नामुमकिन है और ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए शिक्षा का क्या मतलब है। ये उन्हें आत्मविश्वास देती है, ये उन्हें उम्मीद देती है, ये परिवारों को भरोसा दिलाती है। करीना कपूर खुलकर छात्रों के साथ आई हैं। आलिया भट्ट भी लिखती हैं, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मेरा दिल तोड़ दिया है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी दी है। अपनी बात पर डटे रहने वाले हर छात्र के पीछे एक सपना है, परिवार की उम्मीदें हैं और अनगिनत कुर्बानियों की कहानी है। वे केवल खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है। वे अब आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता बना रहे हैं। इसके बाद अब आखिर में आ गया हूं, पब्लिक व्यू की बात करूंगा। पब्लिक क्या कह रही है ये भी आप जान लीजिए। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट पर राहुल पांडे का पोस्ट है, जब मोदी सरकार बातचीत को तैयार है तो सीजेपी को समाधान की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, अड़े रहने से संघर्ष ही बढ़ेगा सिर्फ। एक और पेपर लीक के मामले पर शांतनु गोस्वामी का पोस्ट, मोदी सरकार ने भी पेपर लीक पर कानून पारित किया था, मगर ना उसका डर दिखा ना उसका असर। इतनी बड़ी नीट परीक्षा का पेपर मात्र 13 लोगों ने मिलकर लीक कर दिया, बड़ी मछलियां बच गईं।
तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।